ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि हम खबरें, रेफरेंसेस के साथ और जानकार लोगों से मुलाकातें लगातार करा रहे हैं ताकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन, सही नैरेटिव पहुंचे। क्योंकि जमीनी हालात अलग और वेस्टर्न मीडिया के जरिए बनाया जाने वाला नैरेटिव बिल्कुल अलग है। यही प्रोपेगेंडे का कमाल होता है। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो बहुत ही गहरी नजर रखते हैं इन तमाम वाकयात पर। और आज मैंने उनसे इसलिए भी रिक्वेस्ट किया है कि कल मैंने आपको एक खबर बताई थी। टकर कार्लसन, जो अमेरिका के पत्रकार हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वो इजराइल गए थे। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उन्होंने अमेरिकी एम्बेसडर का इंटरव्यू किया और उसके बाद उनको सिक्योरिटी वालों ने काफी परेशान किया, उनके साथी के साथ पूछताछ की। ये क्या वाकया है, इसको भी हम समझेंगे क्योंकि वो बहुत नजदीक से देखते हैं। उसके अलावा टकर कार्लसन अब वो क्या नई बातें कर रहे हैं जो दुनिया के लिए आंखें खोलने वाली हैं। 9/11 पर जो कुछ नैरेटिव था उससे बिल्कुल अलग अब वो नतीजा निकाल करके बता रहे हैं। उसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, टेंशन, जंग होगी नहीं होगी, ये तमाम वो सवालात हैं जिन पर हम उनसे बात करेंगे। फिरोज बिथी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन, जो अमेरिका में इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम इजराइल के लिए क्यों हम सब कुछ कर रहे हैं, क्यों अपने आप को जलील कर रहे हैं दुनिया के सामने, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, और उनके खिलाफ काफी कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन वो आदमी मुसलसल मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसने इतनी हिम्मत की कि इजराइल की मुखालिफत करते हुए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच गया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या 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 है ये खबर, इसके बारे में जरा बताइए। टकर कार्लसन को पहले हम लोग समझ ले वो कौन थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने उठाया है, क्योंकि टकर कार्लसन के कारण अमेरिका में नैरेटिव चेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो तबकों में जो इजराइल को लगभग पूछते हैं। ठीक है, तो टकर कार्लसन बेसिकली क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव वाइट थिंकर है, जो फॉक्स न्यूज का चेहरा था, एंकर मेन वही था। फॉक्स न्यूज हम लोग जानते हैं कि वो एक राइट विंग वाइट क्रिश्चियन चैनल है जो सुप्रीमिस्ट टाइप भी है। तो टकर कार्लसन बेसिकली वो बैकग्राउंड से आते हैं। आप 10-20 साल पहले बोल दो कि टकर कार्लसन, तो मैं तो उसको पूरा क्रॉस बनाता है भाई, इसके एक भी बात मत सुनो। मगर टकर कार्लसन का पिछले 3-4 सालों में दिमाग और दिल, हृदय परिवर्तन दोनों हुआ है। ओके, मतलब टकर कार्लसन समझने लगा कि ये जो पूरी जूइश जायनिस्ट लॉबी है, उसने अमेरिका पे कब्जा कर दिया, नंबर 1। वो क्रिश्चियंस को आपस में लड़ा रहा है, नंबर 2। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को लड़ा रहा है, नंबर 3। वो मुस्लिम और क्रिश्चियन को लड़ा रहा है। और टकर कार्लसन ने तो मुसलमानों से माफी भी मांगी है कि हम लोग बहकावे में आगे थे कुछ ताकतों से, जिसके कारण वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे कि वो इनकम्पैटिबल है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लाम का कोई मेल नहीं हो सकता। ये सब चीजों से आदमी बाहर आया है, तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। तो टकर कार्लसन के कारण पूरा जो क्रिश्चियन राइट विंग कंजर्वेटिव तबका है, उसमें एक बड़ा डिवीजन आया है। ओके, और वो लड़ाई जीत रहे, आइडियोलॉजी की लड़ाई जीत रहे। दूसरी जो टकर कार्लसन की बात थी, वो भी ट्रम्प का सपोर्टर, मागा सपोर्टर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो भी देख रहा है कि भाई ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं हो रहा है, तो इजराइल इजराइल ही चल रहा है उधर। तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्रेक आया है, क्योंकि अभी अमेरिका फर्स्ट की बात होने लगी है। मागा इज फिनिश्ड, और अभी अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है, और अमेरिका ओनली की बात हो रही है, सिर्फ केवल अमेरिका। इजराइल एक विदेशी देश है, उसको जिससे लड़ना है लड़े, उसके पास पैसे होना हो का मामला है। हमारे हथियार, हमारे पैसे, हमारे सोल्जर, ये हो क्या रहा है। और एक जो बात है जो टकर कार्लसन ने की है, जो बुनियादी बातें हैं, कि भाई ये चोजन पीपल ऑफ गॉड का जो कंसेप्ट है वो बेहुदा कंसेप्ट है। वो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स के साथ मिलता नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आने के बाद
जो चोजन पीपल वो है जो जीसस क्राइस्ट में मानते हैं, हम्म, जो ईसा नबी में मानते हैं। हम्म, ठीक है। तो चोजन पीपल एक एथनिक ग्रुप नहीं है, कोई एक तबका नहीं है, कोई एक जमीन नहीं है। चोजन पीपल वो है जो ईसा नबी में मानते हैं, और वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो पूरी कायनात, पूरे मानवता को करती है। तो हम्म, अब इजराइल एक पाक जगह है और उसी को पूजो। क्रिश्चियन जायनिज्म, मतलब टकर कार्लसन का बोलना है, तो मैं तो अभी ये क्रिश्चियन जायनिज्म से मैं मतलब बेहुदा है, मैं तो उनसे नफरत करता हूँ। ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट लेकर जाता हूँ, क्योंकि टकर कार्लसन है, फिर कैंडिस ओवेंस है, उस पर भी एक प्रोग्राम करना चाहिए उसके विचारों को लेकर, क्योंकि ये हाँ, सब खतरे में है। हम्म, इनकी जाने खतरे में। हम्म, एना कैस्पेरिन है, ये सबकी जाने खतरे में। और अभी जिस संदर्भ में आपने आज की टॉक रखा है कि कल जो टकर कार्लसन गए थे अमेरिका, सॉरी इजराइल, हाँ, और वहां जो अमेरिकन एम्बेसडर है माइक हकेबी, हम्म, हार्ड कोर क्रिश्चियन जायनिस्ट है, हार्ड कोर। हम्म, तो उसने तो चैलेंज किया ट्रम्प, टकर कार्लसन को, कि भाई तुम ये सब जो बातें बोल रहे हो वो गलत है, मेरे से बात करो। तो टकर बोला चलो मैं आके बात करता हूं तुमसे। हम्म, ओके। तो टकर कार्लसन का ये बोलना है कि हम पैलेस्टीन क्रिश्चियंस को भूल गए, पैलेस्टीन मुस्लिम्स को भूल गए, जो वहाँ के मूल निवासी है, जो 2000 साल से वहां जी रहे हैं। मतलब पैलेस्टीन क्रिश्चियंस की बात करें, ईसा मसीह की बात की टाइम, वैसे तो जो पैलेस्टीन मूल निवासी है तो उनका 11,000 14,000 साल का इतिहास है। ओके। इब्राहिम नबी और वगैरह तो बहुत बाद में आए, मूसा नबी बहुत बाद में आए, ये तो बहुत पहले से लोग वहां रहते थे। सो द पॉइंट इज के टकर कार्लसन आज पैलेस्टीन क्रिश्चियंस के पक्ष में भी बोल रहे हैं, पैलेस्टीन मुस्लिम्स के पक्ष में बोल रहे हैं। और जो गाजा का, इसलिए ये 7 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गाजा में उठा हुआ, जो याया शिनबर और उन्होंने, उनके लोगों ने किया है, उसके बाद ये नैरेटिव अमेरिका में बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। ओके। और आपको दो आज थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि कल की खबर है कि प्रिंस एंड्रूज का अरेस्ट हुआ अमेरिका में। ठीक है। और बिल गेट्स इंडिया आ नहीं पाया। ओके। तो जो पीपल्स मूवमेंट की जो ताकत है ना, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये जो रॉयल्स और इलीट और ओलिगार्क्स और बिलियनर्स है, उनकी भी औकात आज दुनिया के सामने एप्स्टीन फाइल के कारण आ गई है। आज आज प्रिंस एंड्रू अरेस्ट हुआ है, कल किंग चार्ल्स भी हो सकता है, वो भी कम नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। ओके। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो पीडोफाइल है जॉन सेविल करके, जो ब्रिटेन में है, उसका बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है ये बच्चों के पूरे पीडोफिलिया और मर्डर में। उसको प्रोटेक्ट किया है की स्टारमर ने, जो आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बना है। ये सब लिंक सभी एप्स्टीन फाइल से बाहर है। खैर अपन टकर कार्लसन के तरफ जाते हैं, हम लोग एक एक मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे उसकी। तो पहले तो बात ऐसी है कि जो उसने जो बड़ा ब्रेक किया है, जिसके कारण उसको एंटी सेमाइट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए मिला है। 2024 का अवार्ड एंटी जूइश, एंटी सेमाइट को लेकर कैडेंस ओवेन, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो बेसिकली प्रो इजराइल थी, क्रिश्चियन जायनिस्ट थी। ठीक है। वो डेली वायर में काम करती थी वो बेन शपीरो के साथ, मगर वो गाजा पे सवाल करने लगी जीसस क्राइस्ट को लेकर, तो उसको वहां से निकलना पड़ा। वहां ये हार्ड कोर इजरायली सपोर्टर्स, टकर भी हार्ड कोर था, कैडेंस ओवेंस भी थी। तो क्रिश्चियंस में ये बड़ी समझ आ रही है कि हमको उल्लू बनाया गया है, नंबर 1। हमारे मजहब, हमारे क्रिश्चियन धर्म को बर्बाद किया है लोग ने, मिस इंटरप्रेट किया है टोटली। ईसा मसीह जो सेंटर है ईसाई धर्म के, उसको दर किनारे किया है और वहां इजराइल को बिठा दिया है। जो ईसा मसीह को हमको पूजना चाहिए, क्रिश्चियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको वो अपना ईश्वर भी मानते हैं, गॉड भी मानते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को सेंटर में से हटाकर वो लोगों ने इजराइल को डाल दिया। आप सोचो लोगों ने पिछले 150-200 साल में क्या कर दिया ईसाई धर्म के साथ। और शायद मैं पहला व्यक्ति था इंडिया में जो क्रिश्चियन जायनिज्म की बात करने लगा था। जी जी। मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, नहीं तो किसी को, और यहाँ भी लेफ्ट खाली साम्राज्यवाद की बात करती थी, जायनिज्म की कोई खास समझ नहीं थी। ओके। तो हम जैसे कुछ ही लोग थे, आप जैसे मेरे जैसे लोग होंगे, जो बोलते रहे कि भाई इराक का वॉर भी तेल और इजराइल दोनों के कारण हो रहा है, खाली ये तेल वेल के लिए नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। anyway, तो आपने जायनिज्म की आपने बात, आपने कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें बताई। टकर कार्लसन ये बता रहे हैं कि जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ 9/11 के बाद जो प्रोपेगेंडा हुआ,
उसमें हम लोग मिसलीड हुए, हमने गलत समझा, और अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। और इन यहूदियों को ज़ायनिस्ट के जरिए ईसाई मजहब को भी एक तरफ रख दिया गया, वो भी हमें समझ में आ रहा है। जो ज़ायनिस्ट यहूदी और ज़ायनिस्ट ईसाई, उनका खेल काफी खुलता नजर आ रहा है अब। यानी अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में जाहिर है सबसे अहम और बड़ा मुल्क है, वहां अगर ये बात साफ हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आइडिया ऑफ इजराइल वेस्ट में अब नाकाम होता जा रहा है। तकरीबन ऐसे ही समझना चाहिए क्या? जी 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 जी। और जी। आपको और एक बताओ, टकर कार्लसन ने और एक काम चालू किया है। हम्म 9/11 पे, WTC पेंटागन अटैक पे वो अभी इंक्वायरी मांग रहा है। हम्म उसको 25 साल लगे समझने को। हम्म हम जैसे लोग तो 2-3 साल लगे थे। अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने इस पे जबरदस्त काम किया है। हम्म मगर अभी टकर कार्लसन भी छोटे छोटे वीडियो सवाल खड़े कर रहा है। ये पूरे कमीशन के बारे में वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि भाई उस पे भी बातचीत करना चालू करो, क्योंकि गड़बड़ है उसमें। हम तो जानते ही हैं, वो मोसाद CIA के पूरा काम था। 9/11 हमें करवाया गया हमें है याद ताकि है, सैमोर हर्ष नाम का एक बड़ा जर्नलिस्ट था जिसने कुछ बताना शुरू किया था, उसे खामोश कर दिया गया। उसका नाम अब कहीं नजर नहीं आता। सैमोर हर्ष ने वो जी जी स्टोरी जी ब्रेक जी की थी कि 3,000 से ज्यादा यहूदी उस दिन WTC में नहीं थे, छुट्टी की थी उन्होंने। और इसका मतलब सीधा सीधा मोसाद का वो ऑपरेशन था, वो उसने ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ऐसे खामोश कर दिया गया जैसे जैसे यहूदियों के जो उस पर कोई रिसर्च नहीं हो सकती, जो उसमें होलोकॉस्ट पे। हॉलोकॉस्ट पर तकरीबन 9/11 को भी उसी कैटेगरी में रख दिया कि इस पर कोई रिसर्च नहीं नहीं नहीं, होगी। ऐसा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 9/11 हाँ पर बहुत ही रिसर्च हो रहा है, हाँ बहुत ही खुलकर बातें हो रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ ओके। हाँ। और उसको तो एंटी सेमेट बोलते रहो, मगर आज वो सब मजाक की बात बन चुकी, कोई सुन नहीं रहा है। ओके। तो पॉइंट इज के इस पे 9/11 पे एक नाम आपको बता दूं, रिचर्ड गेज, जो एक हाँ आर्किटेक्ट है। हम्म तो उसने तो 2007 में ये रिसर्च चालू किया है। तो हम्म उन्होंने बहुत सारे अमेरिका में ईमानदार लोग हैं, हमसे ज्यादा ईमानदार मैं तो मानता हूँ, हाँ जिन्होंने वो सब आतंकवादी हमलों को एक्सपोज किया है। और 9/11 हुआ था 2001 में, ठीक है। तो आज तक उस पे लोग बोल रहे हैं। हम तो इतना बोलते भी नहीं, हमारे वहां जितने आतंकवादी हमले हुए। तो मैं तो हम्म ईमानदार मानता हूँ अमेरिका के लोग जो हम्म इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ओके। हम्म अच्छा, मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। हम्म बेसिकली टकर कार्लसन ने और एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था यूक्रेन वॉर को लेकर। हम्म उसने सीधा का सीधा रशिया का सपोर्ट किया कि भाई हम जो बोल रहे हैं कि पुतिन का दोष है, ये उसका काम दोष नहीं है। ये जंग उस पर लादी गई है। ओके। और वो लगातार बोलते रहा कि दोनों साइड पे क्रिश्चियन मर रहे हैं। हम्म ओके। क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स स्लाविक रशिया के, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स यूक्रेनियन यहाँ के। हम्म मगर क्रिश्चियन क्रिश्चियन एक दूसरे को मार रहा है। और भाई राज कौन कर रहा है? और राज ये कर रहा है, यानुकोविच को हटा दिया जो प्रेसिडेंट इलेक्ट था, इलेक्टेड थे। हम्म और पोरोशेंको आया, वो भी ओलिगार्क, वो भी हम्म जू। उसके बाद हम्म जेलेंस्की, वो भी जू। तो भैया ये हम्म हो क्या रहा है? हम्म 0.1% आबादी। हम्म ठीक है। तो आज थोड़ा याद रखो, जेलेंस्की ये क्लियर कट बोल रहा है, यूक्रेन विल बी द सेकेंड इजराइल एंड एन इजरायली सिक्योरिटी स्टेट। हम्म अर्जेंटीना में भी वही हो रहा है। हम्म अर्जेंटीना को एक सेफ हेवन बना के रखा है कि अगर भागना पड़ा तो अर्जेंटीना भी है, यूक्रेन भी है। ओके। हम्म और लेटेस्ट खबरें आपने देखी होगी कि पैटागोनिया जो फॉरेस्ट है, वहां इजरायली बैकपैकर्स, ये मोसाड के एजेंट ही होंगे, जो वहां पूरे के पूरे फॉरेस्ट जला रहे हैं। तो हम्म अर्जेंटीना और चिली तो लोग सड़कों पे आ गए इनके खिलाफ। हम्म ओके। तो ये पूरे दुनिया भर में अवेकनिंग है। अभी हेर्जोग भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, प्रेसिडेंट हेर्जोग, तो हम्म पूरे ऑस्ट्रेलिया में उठा हो गया था। और हम्म मेरा मानना है कि इसलिए नेतन्याहू आया नहीं इंडिया, वो अभी मोदी जी जा रहे हैं इजराइल। बहुत अरे बड़ी सर, गलती है हमारे। भारत में भी हिमाचल प्रदेश में एक जगह ऐसी बताई जाती है जहां इतने बड़ी तादाद में ये आते हैं इजरायली कि वहां का रिक्शा वाला भी हिब्रू जबान बोलने लगा है। चाय की दुकान पर भी हिब्रू पे के साइन बोर्ड लगने लगे हैं। हमारे यहाँ भारत में भी कहा जाता है कि वहां के फौजी आराम करने के लिए भी आते हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। जी। दूसरा, जो एंटी सेमाइट का लेबल सब पे लगाया जाता है कि आप एंटी यहूदी हो, सेमाइट तो गलत वर्ड है क्योंकि पहले से ओरिजिनल सेमाइट्स है। हम्म मगर टकर कार्लसन ने वो जब अफोर्ड उसको दिया गया, हम्म तो उसने कहा कि ये मैं इसको गर्व से लेता हूँ, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ ये अवार्ड को। हम्म मैं एंटी सेमाइट हूं नहीं, बिकॉज वो मेरे धर्म के खिलाफ जाता है। हम लोग एक यूनिवर्सल धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है। हम्म
और उन्होंने कहा कि ये जो इंटिमिडेशन होता है कि कुछ भी इसराइल को क्रिटिसाइज करो, गाजा के जेनोसाइड को क्रिटिसाइज करो, तो तुरंत आपको एंटीसेमिटिज्म बोला जाता है, बोलता है कि ये सब अभी चलने वाला नहीं है। ओके। दूसरा, उन्होंने न्यू टेस्टमेंट के जो वैल्यूज है, जो जीसस क्राइस्ट की जो किताब है न्यू टेस्टमेंट, ओके, तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्लड गिल्ट एंड कलेक्टिव पनिशमेंट सीन इन गाजा है कि नरसंहार करो बच्चों के, और उसका बोलना है कि ये वेस्टर्न और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के विरोध में। तो वो डिफरेंशिएट कर रहा है इजरायली सिविलाइजेशन में जूइश सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके। क्योंकि और एक टर्म है जो मैं रिजेक्ट करता हूं, वो है जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। ओके, ये रिडिकुलस एक्चुअली, क्योंकि जूइश धर्म में ये ईसा मसीह को मानते ही नहीं है, मानना तो दूर की बात है, उसको वो एक करप्ट, विच क्राफ्ट और क्या क्या गाली नहीं देते। टालमुड में पढ़ो तो वो बोलता है कि टालमुड में लिखा है कि जीसस इज बॉइलिंग इन शिट इन हेल, वो दोजक में है और वो ही शिट बॉइलिंग इन शिट इन हेल। मदर मैरी के बारे में भी इतना इंसल्टिंग टर्म्स है। क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सारा कुछ टालमुड में लिखा है, उस पर पूरी की पूरी किताबें लिखी गई है, ठीक है। और तो वो क्लियर कर बोल, तो कोई जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट क्रिश्चियन और साहब, इस्लामिक हमने वो वीडियो देखी है इस जंग से भी पहले, जेरूसलम जी। में बाकायदा उसके चर्च के सामने नन्स खड़ी हुई हैं और जवान यहूदी उसकी तरफ थूकते हुए जा रहे हैं, यानी वहां Exactly. बड़ी तादाद बहुत कम हो रही। बेथलेहम जो सबसे अहम मरकज है ईसाइयों का, वहां ईसाइयों की तादाद बहुत कम है, जो लोग घरों में बिल्कुल कैद रह रहे हैं, वो भी बहुत ही सख्त है उनके लिए भी ये, और उनका मुसलमानों से कोई बैर नहीं है। और कमाल यह है कि दुनिया भर की ईसाई नाम की हुकूमतें वहां के ईसाइयों को कोई सपोर्ट नहीं कर पाती, इजराइल को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो सबसे पाक पवित्र उनका जो चर्च है, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, जहाँ ईसा मसीह का क्रूसिफिक्शन रेजरेक्शन जो वो मानते हैं वो हुआ, उसकी चाबी एक मुस्लिम परिवार के पास है, वो पता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग जो फिरके उनका आपस में झगड़ा है, तो एक मुस्लिम परिवार को सदियों से देकर रखा है कि भाई तुम ही सुबह खोलना, तुम ही रात को बंद करना, ये मुस्लिम और क्रिश्चियंस का। और चर्च ऑफ नेटिविटी जो बेथलेहम में है, वहां तो यासर अराफात आते थे, सभी पैलेस्टीन मुस्लिम और क्रिश्चियन वहां साथ में मनाते क्रिसमस को। ये तो एक कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर है, वो पार्ट है। वो ईद भी मनाते हैं लोग, क्रिसमस मनाते हैं, वो एक कल्चर है वहां का। ओके। दूसरी बात है कि जो और एक इम्पोर्टेंट वीडियो आया था टकर कार्लसन का, जो बहुत ही बड़ा डिबेट बन गया था, वो था जब उसने सेनेटर टेड क्रूज को उसने इंटरव्यू किया था। सेनेटर टेड क्रूज 17 साल पहले पॉलिटिक्स में आए, और वो वीडियो में बोलते हैं कि मैं इसलिए आया पॉलिटिक्स में क्योंकि मुझे इजराइल के लिए काम करना था। अब सोचो, मतलब कहाँ से लोगों को बिठा देते हैं जो सिर्फ इजराइल के एजेंडा को लेकर आते हैं। तो ये तो शौक हो जाता है। बाद में टेड क्रूज ये बोलता है कि भाई वो जो जेनेसिस की वर्स है, दोज हु ब्लेस यू विल बी ब्लेस्ड एंड दोज हु कर्स विल बी कर्स्ड, तो बोला भाई ये यू इजराइल कहां से हो गया, वो तो लिखा नहीं है। बोला कि वही तो क्रिश्चियनिटी की बिलीफ है। बोला ये मैं भी क्रिश्चियन हूँ भाई, ऐसा कुछ बिलीफ नहीं है ऐसा। ओके, मतलब वो क्या करते हैं, दोज हु ब्लेस यू विल बी ब्लेस्ड, दोज हु कर्स विल बी कर्स्ड। तो दोज हु ब्लेस इजराइल बी ब्लेस्ड, दोज हु कर्स इजराइल बी कर्स्ड। ऐसा उन्होंने पूरा दूसरा ही बना दिया उसको, नैरेटिव ही बदल दिया, नैरेटिव। अरे पूरी एक किताब लिखी गई है, स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल। ओके, ये 150 साल, ये बेसिकली 100 साल पुरानी बात है, मगर एक स्पेशल बाइबल ही लिखाई गई, स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल, जिससे क्रिश्चियनिटी का पूरा जायनीकरण हो गया, पूरा जायनिस्ट हो गया। मेरे पास है घर पे। ओके, क्योंकि मेरा कॉलेज में दोस्त था जिसके फादर ये सब करते थे, मुझे बोलते थे, मैं बोला भाई अपन भी देख लेते। तब मैं 20 साल का था, समझ रहा था वो टाइम पे, मगर ये सब मैंने देखा है। तो मैं 87-90 के बीच में, तो 1987-1990 के बीच में तो मुझे बहुत सारी बातें पूरा क्रिश्चियन जायनिज्म के बारे में समझ में आ गई थी। ओके, तो एक तो टेड क्रूज को उसने ओपनली चैलेंज किया है। ओके, और दूसरा जो है ये लिंडसे ग्राहम, ये सबसे खतरनाक है। ओके, लिंडसे ग्राहम जो एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल करके एक मूवमेंट लीड करते हैं। वो तो बोलता है कि 10 मिलियन हमारे मेंबर है, अभी तो पता नहीं कितने बचे होंगे, तेजी से घट रहा है मामला। मगर लिंडसे ग्राहम का भी नाम एप्स्टीन फाइल में है,
ये भी समझ लो। ये सब ब्लैकमेल से चल रहा है। और लिंडसे ग्रैहम नंबर 1 आदमी है जो पहले से चल रहा है, ईरान पे वॉर करो, ईरान पे वॉर करो। ट्रम्प भी एप्स्टीन फाइल में है, लिंडसे ग्रैहम भी एप्स्टीन फाइल में है। जिनके ज्यादा वीडियो और ज्यादा बलात्कार और ज्यादा ये सब मैटर है, वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहे ईरान पे हमला करो। ये सबके सब ब्लैकमेल में चल रहे हैं। यानी ये सब लोग ब्लैकमेल होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं और शायद मजबूर किया गया है कि आपको यही बोलना है। एग्जैक्टली। जी जी। तो दूसरा क्या कि एक तो उन्होंने जाके पुतिन का इंटरव्यू किया यूक्रेन का टाइम पे, इसलिए भी भड़के कि भाई ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा अपने एंटी रशियन एंटी पुतिन माहौल बना के रखा है और पुतिन का वीडियो वो जाके इंटरव्यू करता है। फिर ये टकर कार्लसन पहुंच गए ईरान, पेजिशकियान के साथ उनका इंटरव्यू हो गया, प्रेसिडेंट पेजिशकियान के साथ। ओके, और अभी इन्होंने क्या किया कि वो कतार पहुंच गए। ओके, तो उनको भी कतार कार्लसन, कतारी एजेंट, ये वगैरह वगैरह बोला जा रहा है। ओके, मगर ये जब वो गए कतार, तो वो बोले भाई जो हम लोग को मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड अरबों के बारे में बोला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और वो तो आई थिंक वो घर खरीदने के चक्कर में टकर कार्लसन एक दूसरा घर इन कतार। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरा जो जूइश सुपरमेसिस्ट लाइन थी कि कुछ भी करके मुस्लिम और क्रिश्चियन साथ में ना आए। साथ में आना तो दूर की बात है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम वॉर होगी, पूरी दुनिया अगेंस्ट मुस्लिम वॉर होगी। ठीक है, मगर ये गाजा और एप्स्टीन फाइल, ये दोनों ने पूरा का पूरा नैरेटिव बदल दिया। एप्स्टीन से उनकी पूरी गंदगी जो वेस्टर्न रूलिंग एलीट की है वो सामने आ गई, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि स्त्रियों का अधिकार ईरान में दबाया जा रहा है। भाई आप अपनी स्त्रियों के साथ क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ कर रहे हो, वो देखो। ओके, और ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह, एप्स्टीन फाइल ने सबको खत्म कर दिया है। ठीक है, और गाजा जेनोसाइड ने ये सो कॉल्ड वेस्टर्न वैल्यूज, कलेक्टिव वेस्टर्न वैल्यूज का हाल बता दिया है। क्योंकि टकर कार्लसन का बोलना है कि भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऐसा नहीं, मगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन भाई ऐसा ही है, तुम्हारा अमेरिका भी वैसा ही बना। ओके, तो बाइबल कुछ और बोलता है, मगर बाइबल को भी आपने इस्तेमाल किया है स्लेवरी के कारण, और कैथलिक चर्च ने तो उसको कॉन्क्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया है। ओके, यानी ओवरऑल नहीं, मैं थोड़ा सा रुक करके, यानी ओवरऑल यहूदियों के ज़ायनिस्ट यहूदियों ने ईसाई मजहब को, ईसाई सिस्टम को, ईसाई मजहबी किताबों तक में कंटेमिनेशन करके, तब्दीलियां करके उनको एक तरह से पूरी तरह से पोल्यूशन एक तरह से फैला दिया उन्होंने, और उनको अपने साथ चलाने के लिए एप्स्टीन जैसा नेटवर्क भी चलाया, ताकि ये सारे सियासी लोग इजराइल, आइडिया ऑफ इजराइल को सपोर्ट करें और बाकी सारी चीजें अपने क्रिश्चियंस को भी भूल जाएं, उनको भी मजलूम छोड़ दें, उनके लिए भी कोई काम ना करें। यह बहुत ही अहम नतीजा आपने दिया कि गाजा मैं थोड़ा होगा एक्चुअली टकर कार्लसन ने जो प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट दिए वो जानना बहुत जरूरी है। जी जी जी, बताइए बताइए। हाँ, उसने 2025 लेट 2025 और अभी 26 में जो बातें बोली है क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को लेकर, मैं वो जरा कोट करूंगा। ओके, वो जॉर्डन में थे फरवरी 2026 में, उन्होंने वहां बात कही है कि बोथ आर फेथ्स, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, शेयर अ कॉमन एनिमी इन मिलिटेंट सेक्युलरिज्म एंड ग्लोबलिस्ट इंटरवेंशनिज्म। ये उनका स्टेटमेंट था। ओके, स्टैंडिंग नियर द बैप्टिज्म साइट ऑफ जीसस, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो बैप्टिज्म हुआ था वो जॉर्डन रिवर में हुआ था। ठीक है, तो वो बोलते कमाल की बात, आई एम स्टैंडिंग इन एन ओवरवेलमिंगली क्रिश्चियन कंट्री एंड आई एम शॉक्ड बाय द केयर द गवर्नमेंट हैज टेकन टू रिस्टोर एंड प्रिजर्व दीज क्रिश्चियन होली साइट्स। तो जो नदी में जॉन द बैप्टिस्ट ने ईसा मसीह का बैप्टिज्म किया, वो जो नदी फैलती है जॉर्डन में, ओके, वो बोलते कि ये जगह का इतना पवित्र स्थान का इतना ये लोग ने ध्यान रखा है कि मैं चौंक गया हूं। ये ओवरवेलमिंग मुस्लिम कंट्री है, भाई क्यों रख रहे भाई वो लोग, क्योंकि उनके लिए क्या रेलेवेंस है, मगर वो उसको देखभाल कर रहे हैं। और उसी के साथ गाजा में जो चर्चेज है उस पर इजराइल बॉम्बिंग कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा वो बोलते हैं कि we have been, the West has been lied to about the inherent hostility। ये दोनों मजहबों में बहुत ही बड़ा गैप है। एंड बेसिकली वो बोलता है कि जो ट्रेडिशनल मुसलमान है, जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस है, उनकी जो फैमिली वैल्यूज है वो ज्यादा कॉमन, कंजर्वेटिव मुस्लिम्स और कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस के वैल्यूज ज्यादा कॉमन है। ओके,
तो एक तो वो बात, दूसरा वो पोस्ट 9/11 के बाद जो डिमोनाइजेशन है मुसलमानों का, आतंकवादी और ये और हम्म वो पूरा का पूरा वही चला, हम्म जिसको जोरान ममदानी ने जीत कर बता दिया। ओके, हम्म क्योंकि जोरान ममदानी ने वो तो किया, मगर ये जो बोला जाता था कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में नौजवान अभी आएंगे नहीं, वोट नहीं करेंगे लोकल इलेक्शन में, वो नौजवानों ने ही जोरान ममदानी को जिताया। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो बहुत सारी पीपल्स पावर से बहुत सारी चीजें बदल रही दुनिया में, ये भी मेरे को हम्म बार बार हम्म बोलना। ओके, हम्म तो पोस्ट 9/11 के बाद वो अभी उन्होंने एक अमेरिकन कॉन्सर्वेटिव मैगजीन में इंटरव्यू दिया था, एंड ही सेड, ही एडमिटेड दैट ही एंड मेनी अदर्स वर स्वेप्ट इन बाय द फीवर आफ्टर 9/11। वो हम्म पूरा गुस्सा बढ़ा गया था 9/11 के बाद। हम्म वी स्पेंट 25 years being taught that Islam is inherently hostile। 25 हम्म साल हमारे गए कि हम्म इस्लाम एक वायलेंट धर्म है और हमारे खिलाफ है वो। ओके, हम्म बट ही सेड, आई रिग्रेट माई पार्ट इन दैट। मैं उसके लिए आई एम सॉरी दैट आई हम्म प्लेड माई पार्ट इन दैट। मेरा भी हम्म रोल था इस्लाम को हम्म डिमोनाइज, मुस्लिम को टारगेट करने में। ओके, तो ही कैरेक्टराइज द पोस्ट 9/11 era as a period where Muslim American media was used to dehumanize Muslims to justify pointless bloody wars। मतलब हम्म वो भी मीडिया का पार्टी था ना, वो तो फॉक्स न्यूज को लीड करता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 25 साल में हम लोग ने वो मुसलमान को डिमोनाइज किया, और जो वॉर्स करवाई गई हम्म उसको हम लोग ने लीड किया था, उसको जस्टिफाई करने में। तो हम्म पहले तो मीडिया का रोल आता है ना कि भाई जो वॉर बिल्कुल। है गुड वॉर, दे आर बैड पीपल वगैरह वगैरह। तो उसका बोलना है कि ये पूरा एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था अमेरिका में। हम्म अमेरिकन जनता का ब्रेन वॉशिंग एक बहुत मैसिव साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, हम्म जिससे अभी हम लोग निकल रहे हैं। और वो जाते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किसका था? हम्म इजरायली ज़ायनिस्ट मनी था वो, बिल्कुल बिल्कुल। जिस और ये बहुत यूएई बड़ी और बात है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी रोल है उसमें। उन्होंने भी एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को पूरे दुनिया में फंडिंग किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस वक्त भी यूनाइटेड अरब एमिरेट सबसे ज्यादा इजरायली एजेंडे को इस पूरे इलाके में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कमाल की बात है कि मुसलमान भी अपने आप को कहेंगे और मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि इंसानियत के खिलाफ तमाम उन जायनिस्ट यहूदियों वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे जिसमें उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या 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 कुछ करना चाहेंगे? ये वाकई बहुत ही अजीब सी बात है जी। और हमारे उसमें पास वो थोड़ा क्या सा बोलते हैं, उसमें जी। उसमें और भी वो बोलते हैं हम्म इस्लामोफोबिया एज अ स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन। हम्म पूरा इस्लामोफोबिया का एजेंडा एक डाइवर्जन था। उन्होंने ये भी बात बोली है। ओके, वो उनके एक भाषण था 2025 में, टर्निंग पॉइंट यूएसए में। हम्म तो उन्होंने ये बात कही कि ही डिसमिस द थ्रेट ऑफ रेडिकल इस्लाम। ये हम्म रेडिकल इस्लाम का थ्रेट में कुछ, वो बोले कि ये पूरा साइऑप था। ओके, बिल्कुल। ही आर्ग्यू दैट अमेरिकन जो राइट विंग है वो कंडीशन हो गया था टू फियर हम्म मुस्लिम, मुसलमानों से डर रहा था, वो डरा हम्म गया था। हम्म ओके, और और सो दैट दे वोंट नोटिस द ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट इजरायली इन्फ्लुएंस इन वॉशिंगटन। जो हम्म इसराइल की पकड़ थी वॉशिंगटन पे, हम्म उससे डाइवर्जन की बात थी कि भाई हम्म वहां मत देखो, आपका हम्म खतरा तो मुसलमानों से। ओके, हम्म मगर अभी उसमें पूरे फेल हो रहे, क्योंकि पूरा गुस्सा हम्म एप्स्टीन फाइल का भी पूरा गुस्सा इसराइल पे जा रहा है, मोसाद हम्म पे जा रहा है, हम्म यहूदी लॉबी पे जा रहा है। टॉप नाम सबके सब यहूदी है, हाँ। ये यहूदी बिलियनर्स है। ओके, यानी हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम रह गया, थोड़ी सी कुछ जी और भी बिल्कुल, बातें आपसे करनी है। हाँ ठीक है। आपने आपने जो नतीजा दिया वो ये, जो टकर कार्लसन अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि 9/11 के बाद मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा हुआ, उन्हें आतंकवादी कहा, और ये बाकायदा वेल प्लान था, जिसमें जाहिर है इजराइल और जायनिस्ट लॉबी और खुद इजरायली अमेरिकन मीडिया, जिसे वेस्टर्न मीडिया कहा जाता है, जिसका वो खुद हिस्सा थे। तो ये है कितनी नकली कहानियां बनाई जाती हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उन्हीं के दरमियान से टकर कार्लसन जैसे लोग निकल रहे हैं और वो अपने लोगों को बता रहे हैं। मैं समझता हूं यही जायनिज्म के खात्मे की तरफ एक इशारा है कि आगे बढ़ने का डेफिनेटली। सिलसिला है। अच्छा अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत और टेंशन। आपको क्या लगता है, जंग होगी क्या? हालांकि ये सवाल बहुत ज्यादा किया जा चुका है और बहुत इस पर डिस्कस हो चुका है, लेकिन ट्रंप जैसे लोग जब हुकूमत में होते हैं तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे देख रहे हैं? कल मैं जॉर्ज गैलवे का वीडियो देख रहा था, मदर ऑफ ऑल टॉक शोज। हम्म तो जॉर्ज गैलवे का बोलना है कि उसके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है, हम्म और वो सोर्स ने कहा कि अगले 2-3 दिन में ये वॉर हो जाएगी। हम्म जॉर्ज गैलवे का तो ये बोलना था। हम्म
तो और अभी जो आखिरी जो आई थिंक गेराल्ड फोर्ड वाली जो एयरक्राफ्ट कैरियर की पहुंचने की टाइम थी, वो कल या परसों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उनका बोलना है कि ये आक्रमण शुरू होगा। ठीक है, देखिए आई थिंक ईरान इज इन अ विन विन सिचुएशन एंड अमेरिका इज इन ए, अगर बातचीत से हल होता है तो अमेरिका भी जीतेगा, ईरान भी जीतेगा। ठीक है, सैंक्शन हटेंगे और एक नॉर्मल दोनों देशों में बातचीत से एक रिश्ता बनेगा जो इजराइल नहीं चाहता। ओके, मगर अगर वॉर हुई तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका भी हारेगा, इजराइल भी हारेगा, क्योंकि इसमें ईरान को जीतने की जरूरत नहीं है, ईरान को सिर्फ डिफेंड करने की जरूरत है। ओके, और 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 अमेरिका को उनको हराने की जरूरत है और रेजिम चेंज की जरूरत है। ये दोनों काम नहीं होने वाले उनसे। ओके, क्योंकि जो अमेरिका अफगानिस्तान से भागी, इराक से भागी और यमन से भागी 1 महीने के अंदर, हूती को भी नहीं संभाल पाए ट्रम्प। ईरान बहुत ताकतवर है भाई, ये 1979 वाला ईरान है नहीं। जब उसके पास कुछ नहीं था, 45 देश की ताकतें इराक को सपोर्ट कर रही थी, सद्दाम को, तब भी ईरान खड़ा रहा। बिल्कुल। आज जो ईरान है, जिसके साथ चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजी है, और जो ईरानियन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो तो दुनिया में सबसे एडवांस है। वो तो चाइना, रशिया, अमेरिका किसी की बात नहीं है, वो खुद ईरान ने किया। जो एयरफोर्स की बात है, अभी चाइना के पास J-10C PL-15 जेट फाइटर आ चुके हैं, 4.5 जनरेशन। उनके पास सुपर 57 5th जनरेशन रशियन फाइटर आ चुके हैं। तो जो एरियल बैटल में जो अभी तक उनको फायदा था, वो भी खत्म हो गया है। ओके, और इमाम खामेनी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, भाई तुम बड़ी एयरक्राफ्ट लेकर, कैरियर लेकर आ जाओ, मेरे पास वो मिसाइल है जो उसको डुबा देगी। ओके, तो पॉइंट इज के ये 1 महीने भी जंग चली तो अमेरिका सस्टेन नहीं कर पाएगा, इजराइल तो 15 दिन में नहीं सस्टेन कर पाएगा। ओके, यानी तो वो 2022 की बात कहते रहे हैं इजराइल के खात्मे की, वो और जल्दी हो जाएगा अगर ये जंग शुरू हुई तो। इसे ऐसे समझा जाए? क्या क्या? अगर ये जंग शुरू हुई तो वो जो आप 2028 में इजराइल के खात्मे को कहते रहे हैं, वो और जल्दी खात्मा हो जाएगा। एग्जैक्टली। खाली इतना ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है कि जब ये लोग की एयरक्राफ्ट कैरियर डूबी तो क्या ये लोग न्यूक्लियर बटन दबाएंगे क्या, वो ईरान में भी और चर्चा हो रही है। और कल एक बहुत बड़े ईरानियन राइटर है, उन्होंने वापस वो पोस्ट डाला है कि हमारे देश को, अयतोल्ला खामेनी जी को एक रिकंसिडर करना चाहिए कि एक न्यूक्लियर डिटरेंट ले लो, क्योंकि वही उनके पास बाद में वही रास्ता बचा है। लिबिया के पास 2003 तक न्यूक्लियर प्रोग्राम था, गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दिया, उसके बाद वो खत्म हो गया, था ही नहीं। नॉर्थ कोरिया के पास है तो वो खड़ा है। ईरान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है, हथियार बहुत है, लोग कमाल के, मैं तो जानता हूं, क्योंकि वो इतने हिम्मत वाले कि ऐसे हिम्मत वाले लोग दुनिया में पैलेस्टाइन और ईरान में मिलेंगे। ओके, यही 2 जगह पे मिलेंगे। सो द पॉइंट इज के, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान अकेला है नहीं, अकेला मुल्क नहीं है। सना में सरकार बैठी है जो तुम्हारे साथ है, जो पूरा रेड सी को बंद कर देगी, सुएज कनाल का ट्रैफिक बंद हो जाएगा। इराक की सरकार भी, अभी अब्दुल मलिक ही आने वाले हैं, इराक की सरकार और वहां के हसन शाह भी, कतर हिजबुल्ला सब तैयार है। हिजबुल्ला खुद बोले कि हम लोग आने वाले वापस, अगर जंग चालू हुई तो हम लोग खाली नहीं देखेंगे, तो वापस नॉर्दर्न इजराइल में अटैक चालू हो जाएगा। और आई थिंक इस बार तो गोलान हाइट्स में भी उठा हो जाना चाहिए, गोलान हाइट्स को लिबरेट कर डालो। मतलब ये पूरा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये जंग जो होगी वो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की आखिरी लिबरेशन की लड़ाई चल रही है। सभी अमेरिकन बर्बाद, आखिरी आजादी की जंग, आखिरी आजादी की जंग होगी ये वेस्ट एशिया की। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और आपने कहा कि अगर जंग हुई तो अमेरिका और इजराइल की ही हार होगी, ईरान की जीत होगी उस हालत में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोलने साहब। अगर आखिर में फिर से एक समराइज कर सकें, मेरे पास अभी तकरीबन 1 मिनट और है, आखिर में नतीजे के तौर पर अगर आप कुछ बता सकें। जी, आई थिंक नंबर 1, टकर कार्लसन का जो वो एक सिंबॉलिक उभार है, मगर टकर कार्लसन स्पीक्स फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स। उसको फॉलो करो, वो जो बोल रहा है, क्योंकि उसकी चुनौती से क्रिश्चियन धर्म को भी फायदा हो रहा है, क्रिश्चियन अवाम को भी फायदा हो रहा है अमेरिका में और पूरी वर्ल्ड वाइड। दूसरी बात है कि अगर जंग हुई तो ईरान और पूरा ये जो वेस्ट एशिया इलाका है वो आजाद होगा,
सबकी जीत होगी। अमेरिका को यहाँ से पूरा का पूरा निकलना होगा, और इजराइल एज अ स्टेट वो बचेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी लोग ही भाग जाएंगे। क्योंकि जब इजराइल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवाएगा तो वो सब निकल जाएंगे। तो इजराइल एंड ऑफ स्टोरी की तरफ आ रहा है। और तीसरी बात कि पैलेस्टाइन के लिए पोस्ट करते रहो, गाजा में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में भी बहुत भयंकर हो रहा है, वो करते रहो। और जब अभी मोदी जी जाएंगे इजराइल तो उसको कंडेम करो, पूरा देश कंडेम करेगा, पूरी दुनिया कंडेम करेगी। क्योंकि मोदी जी बार बार जो कदम उठा रहे हैं वो भारत के विदेश नीति के लिए, भारत के संप्रभुता के लिए, भारत के जो नेशनल हमारी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो दुनिया में उससे नुकसान। जी जी, इससे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारी सरकार भी आखिर कहाँ जा रही है, किस गड्ढे में ले जाया जा रहा है भारत की उस पहचान को जो नेहरू ने बनाई थी, इंदिरा गांधी ने बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बिथी बोरवाला साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों नाजरीन से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।